ऑफ थ्री के बारे में बात करेंगे। तो ये जो थियरी थी हमको मिली थी 1829 में, एंड डोब्रेनियर ने क्या कहा था, जब हम 3 का पेयर बनाएंगे, है ना, और उसमें एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो फर्स्ट एटम का मास प्लस थर्ड एटम के मास का जब हम सम करेंगे तो वो सेकेंड एटम के मास के इक्वल आएगा। ये था हमारा डोब्रेनियर ट्रायड्स। एंड फिर एक तरीके से अरेंज किया कि ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको एक ही ग्रुप में रखा, एंड इन्होंने टोटल हमें 18 ग्रुप और 7 पीरियड बना के दिए, ठीक है। एंड जितने भी एलिमेंट्स थे उन सारे के सारे एलिमेंट्स को इन्होंने जगह दी। क्लियर है? आपके पास जो एलिमेंट है वो 19 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो अब कैसे फाइंड आउट करोगे कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दूं तो कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, कितने हो गए, 10 11 12 और 13 14 15 16 17 18 19 हो गए। अब देखो, अगर मुझे इसका पीरियड पता करना होगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक कर लो, यानी कि n, लार्जेस्ट n की वैल्यू चेक करो, क्या हो जाएगा 4, यानी कि ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं। फिर अगर मुझे ब्लॉक चेक करना होगा तो देखो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में गया है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन भाई s सब शेल में गया है, तो यानी कि इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा भाई, इसका ब्लॉक तो s हो जाएगा। अब मुझे ग्रुप फाइंड आउट करना होगा कि कौन से ग्रुप से है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1, तो ओनली 1 यानी कि कौन से उससे बिलोंग कर रहा होगा बेटा, ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा होगा। अब चेक कर लो, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। तो डायगोनल रिलेशनशिप में क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप का पहला एलिमेंट सेकंड ग्रुप के सेकंड एलिमेंट के साथ अपनी प्रॉपर्टी को रिजेंबल करता है। तो लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी से रिजेंबल करेगी, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन के साथ। बट ऐसा हो क्या, हेलो क्लास 11th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम करने जा रहे हैं क्विक रिवीजन ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज। सो बेसिकली ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 3 है, ठीक है। इसको हम बहुत क्विक चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग वीडियोस देखने हैं, यानी कि बहुत डीप में इस चैप्टर को समझना है, तो वो भी हमने किया हुआ है, आपको क्लास 11th की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यानी पूरी कोशिश करूंगी कि इस चैप्टर के जितने भी लॉन्ग वीडियोस हैं, जितने भी डीप में हमने पढ़ा है इस चैप्टर को, उन सारी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हम चीजों को आसानी से समझ सके, है ना। जैसे कि अगर मान लो हमारे घर में कुछ चीजें ऐसी बिखरी बिखरी होती हैं, तो अगर हमें कुछ ढूंढना होता है तो सामने रखा होता है पर वो हमको मिल नहीं पाता, है ना, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन वहीं अगर सारी चीजें एक जगह से अरेंज की जाएगी तो हमें चीजें ढूंढने में आसानी होगी, है ना, और हमारा टाइम भी बचेगा। इसी वजह से एलिमेंट्स को भी कैटेगराइज किया गया, है ना। अब कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे, कैसे कैसे एलिमेंट्स को कैटेगराइज किए, किन किन बेसिस पे एलिमेंट्स को कैटेगराइज किए, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट में डोब्रेनियर ट्रायड्स के बारे में। सो बेसिकली डोब्रेनियर ट्रायड्स क्या है, तो यहाँ पे ना ग्रुप ऑफ 3 के बारे में बात करेंगे। तो ये जो थियरी थी हमको मिली थी 1829 में, एंड डोब्रेनियर ने क्या कहा था, जब हम 3 का पेयर बनाएंगे, है ना, और उसमें एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो फर्स्ट एटम का मास प्लस थर्ड एटम के मास का जब हम सम करेंगे तो वो सेकेंड एटम के मास के इक्वल आएगा। ये था हमारा डोब्रेनियर ट्रायड्स। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या किया, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, ये 3 एलिमेंट ले लिए, लिथियम का मास प्लस पोटाशियम का मास सम किया, ठीक है, और वो किसकी इक्वल आ गया, सोडियम के मास की इक्वल आ गया। बट ये थ्योरी बहुत लंबे टाइम तक चली नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे। एक तो सारे के सारे एलिमेंट्स जितने उस वक्त प्रेजेंट थे, है ना, लगभग 33 एलिमेंट के आसपास उस वक्त प्रेजेंट थे, वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें कंसिडर नहीं किए गए, ठीक है। नाउ सेकेंड हम बात करते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव के बारे में, जो हमको पता चला 1865 में। तो न्यूलैंड ने क्या कहा कि हम 3 का ग्रुप अब नहीं बनाते हैं, एक काम करते हैं 7 का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो 1 to लेकर 7 तक, एंड वापस से जब 8th एलिमेंट हम डालेंगे,
ठीक है। 8th एलिमेंट हम जब फर्स्ट एलिमेंट के नीचे रखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट एंड 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो रिजेंबल करनी चाहिए। जिस तरीके से सारे गामा पधा नी सा में सा अपने आप को एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करता है, उसी तरीके से एलिमेंट्स भी एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करेंगे। एंड फिक्स इंटरवल में इन्होंने क्या दे दिया, हाँ इन्होंने बता दिया कि हाँ एवरी 8th एलिमेंट जो है अपनी प्रॉपर्टी को वो रिजेंबल करेंगे। लेकिन उस वक्त नोबल गैस की डिस्कवरीज नहीं हुई थी। जैसे ही नोबल गैस और बाकी अदर एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, ये हमारा लॉ जो है, ये हमारा जो ऑक्टेव है वो फेल हो गया। नाउ इसके बाद आते हैं मेंडलीव। तो मेंडलीव ने क्या कहा, भाई 3 के ग्रुप नहीं बना रहे हम 8-8 के ग्रुप भी नहीं बना रहे, हम एक काम करते हैं, हम एक प्रॉपर टेबल बनाते हैं जिसमें एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। एंड ये थियरी हमें दी गई थी 1869 में। ठीक है, जब इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था एंड इनका जो पीरियोडिक टेबल है वो बहुत चर्चा में भी रहा था, बहुत फेमस हुआ था। रीजन बीइंग कि इन्होंने 2 एलिमेंट को प्रिडिक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इन फ्यूचर 2 एलिमेंट यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टी ये होगी, जो बाद में जर्मेनियम एंड गैलियम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अभी पता है हमको, लेकिन पहले उन्होंने क्या नाम दिया था, यस एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन नाम देके उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन बाद में जब हमको एलिमेंट मिले तो एग्जैक्ट वो वही प्रॉपर्टी शो कर रहे थे जो मेंडलीव ने हमको बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि उस वक्त ना हमको आइसोटोप एंड आइसोबार के बारे में नहीं पता था। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम आइसोटोप आइसोबार के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास प्लस अलग अलग एटॉमिक मास, ठीक है, तो इस तरीके से अरेंज होता था। अब आप सोचो कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब सोचो एक एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास अलग अलग है, तो फिर क्या हम उनको 2-3 जगह पे अरेंज करेंगे? तो फिर यहाँ पे ना इनका ये लॉ हो जाता है गलत। ठीक है, बाद में हम इसको कंसिडर नहीं करते। कब कंसिडर नहीं करते? जब हमारे पास अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं आ जाता। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ये दिया था हेनरी मोस्ले ने इन 1913 और ये कहा था कि देखो भाई तुम लोग जो काम कर रहे हो ना एकदम सही है, लेकिन पता है तुम लोगों से गलती क्या हो रही है? तो सबने पूछा बताओ क्या गलती हो रही है? तो फिर हेनरी मोस्ले ने कहा कि देखो भाई एलिमेंट्स को ना अरेंज करना अच्छी बात है, लेकिन एटॉमिक मास के बेस पे नहीं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करोगे तो काम बन जाएगा। वही काम हेनरी मोस्ले ने किया। हर एक एलिमेंट को किससे अरेंज किया? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया एंड इस तरीके से अरेंज किया कि ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको एक ही ग्रुप में रखा एंड इन्होंने टोटल हमें 18 ग्रुप और 7 पीरियड बना के दिए। ठीक है, एंड जितने भी एलिमेंट्स थे उन सारे के सारे एलिमेंट्स को इन्होंने जगह दी। क्लियर? तो आज के टाइम पे जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो किसका पीरियोडिक टेबल है? हेनरी मोस्ले का पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, दिस इज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। नाउ हम यहाँ पे बहुत पीरियोडिसिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो पीरियोडिसिटी होता क्या है? पीरियोडिसिटी का क्या मतलब है? जहां पे हर एक इंटरवल के बाद एलिमेंट्स जो है अपनी प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करती है, अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करती है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। So the repetitions of the properties of element after regular interval when the elements are arranged in order of their increasing order number is called periodicity। और periodicity के बारे में सबने बात कही थी, चाहे जितने भी हम डोब्रेनियर के बारे में बात कर ले, ऑक्टेव के बारे में बात कर ले, है ना, ल्यूलैंड के बारे में बात कर ले, मेंडलीव के बारे में बात कर ले, सबने पीरियोडिसिटी के बारे में बात कही थी, लेकिन उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास कहा था एंड हेनरी मोस्ले ने ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर कहा था। क्लियर है? नाउ इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो क्या क्या चीजें हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? सबसे पहले बात की एक टेबल की फॉर्म में है जहां पे हमको हॉरिजॉन्टल रोज मिलेंगे जिसको हम पीरियड कहते हैं एंड वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप कहते हैं। तो हमारे पास टोटल 7 पीरियड है, ठीक है, जिनको 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से नाम दिया गया है। ठीक है, एंड each period consists of series of elements having same valence shell। अगर हम फर्स्ट पीरियड के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट ग्रुप के बारे में बेसिकली बात करते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना
है ली ना की रब से फरियाद। तो अब आप देखो इन सब में एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो इन सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इनके वैलेंस शेल में, राइट। एंड देयर आर 18 ग्रुप नंबर जिनको हम 1 2 3 4 18 तक ये जाता है, राइट। नाउ तो ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ रहे हैं तो देखो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इन्होंने कहा था कि एलिमेंट्स को अरेंज करना है। अब हम एटॉमिक नंबर कैसे लर्न करेंगे, तो उसके लिए आता है हमारे पास एक मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आप सबको पता है 1 होता है, ठीक है। अब 1 में मैं अगर 2 ऐड कर दूंगी तो मेरा लिथियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 3। अब मैं 3 में अगर जो 8 ऐड कर दूंगी तो मेरा सोडियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा दैट इज 11। अब मैं 11 में फिर से 8 ऐड कर दूंगी तो मेरा पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा कितना 19। तो इस तरीके से ये 2 8 8 18 18 32 जो है ये काम करता है। इससे हम एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर निकाल लिया तो इसमें +1 करते चले जाओ, इसका एटॉमिक नंबर निकाल लोगे, ठीक है। वहीं अगर हम ग्रुप 18 के बारे में बात करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 2 होगा, तो इसमें हम 2 ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। 8 8 18 18 32 वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करके एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, क्लियर। एंड अब हमारे पास इतने सारे ग्रुप है, टोटल 18 ग्रुप है, इनको भी कुछ कुछ नाम दिए गए हैं। अब ये कुछ कुछ नाम क्या है इनके बारे में जान लेते हैं एंड इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं इसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। सो ग्रुप 1 के बारे में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। ग्रुप 1 जिनको हम कहते हैं एल्कली मेटल, जिसमें ये लिथियम सोडियम वगैरह वाले एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। ग्रुप 2 को हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, जो कि हमारा सेकंड ग्रुप है ना, इसमें बेरिलियम मैग्नीशियम ये एलिमेंट्स आते हैं। ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 जो है इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, यानी कि ये अब ठीक है मेटल से नॉन मेटल की तरफ शिफ्ट हो रही है, इनकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट। एंड इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, जिंक है, प्लेटिनम है, ये सारे एलिमेंट्स इसमें हमको देखने के लिए मिलेंगे। ग्रुप 13 जो है बेटा वो होता है बोरोन फैमिली। ग्रुप 14 इज कार्बन फैमिली, ठीक है। ग्रुप 15 हमारा कौन सा हो जाएगा, पिक्टोजन फैमिली, जिसको जैसे कि फिर इसको हम नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप 16 हमारा कौन सा हो जाएगा, कैल्कोजन फैमिली, जैसे कि ऑक्सीजन है, सल्फर है। ग्रुप 17 हमारा हेलोजन फैमिली, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन वगैरह आ जाते हैं। एंड ग्रुप 18 इज कॉल्ड नोबल गैस, और इसको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं, जो किसी के साथ भी रिएक्ट करना पसंद नहीं करते, है ना, ये सिर्फ अपने में रहना पसंद करते हैं, ओके। एंड अच्छा अब देखो हमें एलिमेंट्स पता चल गए, अब एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, ठीक है। ये हमारा ट्राइवियल मेथड है टू नॉमेनक्लेट द एलिमेंट। किस तरीके से हम एलिमेंट्स को नॉमेनक्लेट करेंगे इसके बारे में जानते हैं। अब जैसे कि देखो हम ऑर्गेनिक में पढ़ते थे ना कि अगर एक कार्बन होगा तो हम उसके लिए मिथ यूज करेंगे, 2 कार्बन होगा तो इथ यूज करेंगे, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है। अगर देखो फर्स्ट नंबर के लिए यहाँ पे नंबर के बेसिस पे हम इनको डिफाइन करते हैं। अगर 1 है तो उसके लिए देखो क्या आ जाएगा, हमारा अन आ जाएगा। 0 के लिए निल है, सेकंड के लिए बाय, थर्ड के लिए ट्राई, फिर क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ईन, ठीक है। और जो भी हमारा नाम होगा ना लास्ट में हम उसमें क्या लगा देंगे, अम लगा देंगे, IUM लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास 102 एलिमेंट है, ठीक है, 102 नंबर पे एलिमेंट है, तो 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं, अन। 0 के लिए क्या यूज करते हैं, निल, और 2 के लिए क्या यूज करते हैं, बाय, और लास्ट में हमारा आ जाएगा यम, ठीक है। लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट ये हमारा पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसमें टोटल हमारे पास कितने ब्लॉक्स होते हैं, टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, NF ब्लॉक। तो S ब्लॉक में आपको 2 ग्रुप नजर आएंगे, ठीक है। एंड P ब्लॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप जो हैं वो P ब्लॉक कहलाते हैं। एंड इसमें जनरली आपको मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन अगर हम
एस के बारे में बात करें तो यहाँ पे बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ मेटल नजर आएंगे। वहीं अगर हम डी के बारे में बात करें तो वो 3 से लेकर 12 तक होता है, जिसमें हमारे पास मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, जनरली मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड फिर हम बात करते हैं एफ ऑर्बिटल्स या नॉट एफ ऑर्बिटल, एफ ब्लॉक के बारे में, जिसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से निकल कर आया है, दैट इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इसमें हमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड देखने के लिए मिलता है, राइट। नाउ जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं कि एस ब्लॉक का हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS122, या तो S में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा या तो S में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, P ब्लॉक के बारे में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, NS2 NP126। वहीं अगर हम यहां पे D ब्लॉक के बारे में बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, N-1D1210 और NS2। और अगर हम यहां पे बेटा F ब्लॉक के बारे में बात करें तो N-2F1214 N-1 D12 और 022। ठीक है, NS122। इस तरीके से F ब्लॉक का हमारा जनरल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। हम ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो आपको एक एलिमेंट दे दिया, ठीक है, और क्या कह दिया, आपके पास जो एलिमेंट है ना वो 19 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, आपके पास जो एलिमेंट है वो 19 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो अब कैसे फाइंड आउट करोगे कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दूं तो कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, कितने हो गए, 10 11 12 और 13 14 15 16 17 18 19 हो गए। अब देखो, अगर मुझे इसका पीरियड पता करना होगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक कर लो, यानी कि n, लार्जेस्ट n की वैल्यू चेक करो, क्या हो जाएगा 4, यानी कि ये 4th पीरियड से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं। फिर अगर मुझे ब्लॉक चेक करना होगा तो देखो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में गया है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन भाई एस सब शेल में गया है, तो यानी कि इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा भाई, इसका ब्लॉक तो एस हो जाएगा। अब मुझे ग्रुप फाइंड आउट करना होगा कि कौन से ग्रुप से है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1, तो ओनली 1 यानी कि कौन से उससे बिलोंग कर रहा होगा बेटा, ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा होगा। अब चेक कर लो ग्रुप 1 से एस ब्लॉक एंड 4th पीरियड, देखो कहां है पोटाशियम, ये देखो 4th पीरियड है। ठीक है, ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 से ही बिलोंग कर रहा है ये। एंड और क्या बताया था, 4th पीरियड हो गया, ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है एंड एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। वहीं अगर आपको किसके लिए फाइंड आउट करना है, पी के लिए फाइंड आउट करना है, तो जितने भी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसमें 12 ऐड कर दीजिएगा और डी में क्या हो जाएगा 2 ऐड कर देना है, तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर। नाउ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को, ठीक है, और अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं रेडियस के बारे में। रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। यहाँ पे हम 4 टाइप के रेडियस के बारे में जानेंगे। वन इज कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, ठीक है, मेटालिक रेडियस एंड द 4th वन इज आयनिक रेडियस। ठीक, देखो कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है, इस तरीके से 2 एलिमेंट जो है इस तरीके से आपस में कंबाइन होते हैं एंड इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के इनके बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। वैन डर वाल रेडियाई में एज सच कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। 2 एलिमेंट जिनके बीच में रिपल्शन ना हो इतने मिनिमम डिस्टेंस पे आके बैठ जाते हैं, है ना, ताकि और ज्यादा इनके बीच में रिपल्शन ना हो, दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल रेडियाई। मेटालिक रेडियस में भी एज सच कोई बॉन्ड नहीं होता है, इनके बीच में भी सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। तो यहां से डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा मेटालिक रेडियस आ जाएगा। एंड आयनिक रेडियस हमको किस में देखने के लिए मिलता है, आयंस वगैरह में देखने के लिए मिलता है, कैटायन एंड एनायन। ठीक, अगर हम इनके ट्रेंड के बारे में बात करें, रेडियस के ट्रेंड के बारे में बात करें तो क्या होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, एंड
लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज थोड़ा छोटा हो जाता है ना। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। बाकी की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे आएंगे, जैसे कि अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी? एक हमारे पास न्यूट्रल एटम है, ठीक है, न्यूट्रल गैसियस एटम है, ठीक है। अब उस एटम में, ठीक है, उस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में मिनिमम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो इस टाइप के एलिमेंट में से, ठीक है, इस टाइप के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में मिनिमम कम से कम कितनी एनर्जी लगनी चाहिए? दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी टॉप टू बॉटम क्या होता है? यस, क्या हो जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम? ये हमारा इंक्रीज होगा डिक्रीज हो जाएगा? जल्दी बता दो। देखो जैसे जैसे नीचे आएंगे उतनी आसानी से हमारा इलेक्ट्रॉन निकलते चला जाएगा, क्यों? क्योंकि रेडियस वहां पे बढ़ जाता है, ठीक है, तो इजी हो जाएगा। नाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं, तो इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर आप इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी पढ़ेंगे अपने बुक में। अब होता क्या है, गेन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा रहे हैं एक एलिमेंट में, ठीक है, एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराने में, उसको एक इलेक्ट्रॉन देने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। So electron gain enthalpy is the change in energy when a neutral gaseous atom gain an electron। जब एक neutral gaseous atom इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा and नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, उस वक्त कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है? यहाँ पे ना ही इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा ना ही इलेक्ट्रॉन लूज किया जाएगा। सो सिंपली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब होता है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे कि फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब क्योंकि फ्लोरीन एक बहुत छोटा एलिमेंट है, ये क्या करेगा? ये किसी के भी इलेक्ट्रॉन को अपने शेल में नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि इसके पास जगह नहीं है। लेकिन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करेगा? दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, अपने पास खींच के ले आएगा, बस उसको रख नहीं पाएगा। क्लियर? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे मेटालिक प्रॉपर्टी है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। सो मेटालिक का क्या मतलब होता है? मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन। अब जितना बड़ा शेल होगा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, जितना छोटा शेल होगा उतना टफ हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है? मेटालिक प्रॉपर्टीज जो है वो इंक्रीज हो जाती है, वही नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो जाती है। एंड टॉप एंड ये लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो इसका वैसा वर्सा हो जाता है ना। मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर? तो ये सारे के सारे जितने भी ट्रेंड है ना, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेटालिक प्रॉपर्टीज, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, ये सब यहां से क्वेश्चन आपके पास आएंगे। राइट? आया समझ में? चलो, तो यहां पे ना इतनी चीजें हमने जान ली है। अच्छा, अब रेडियस के बारे में ही हम बात कर रहे थे, तो अभी जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ एक नॉर्मल ट्रेंड था। अगर मैं इसमें एक्सेप्शन के बारे में बात करूं, तो अभी हमने देखा कि जब हम लेफ्ट से राइट तक जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम पीरियड 1 के बारे में बात करें, ठीक है, किसके बारे में बात करें बेटा? पीरियड 1 के बारे में बात करें, तो उसमें हाइड्रोजन है एंड हीलियम है ना। तो हीलियम का साइज जो है वो छोटा होना चाहिए था और हाइड्रोजन का साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हीलियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है एंड नोबल गैस में लगता है वेन डर वाल रेडियाई। तो वेन डर वाल रेडियाई का रेडियस जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के रेडियस से। तो ये आपको हर एक पीरियड में, क्योंकि नोबल गैस है तो आपको हर एक पीरियड में एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो था हमारा बाकी के पीरियड के बारे में। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बात करें, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के रेडियस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है? 3 ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस हमारा डिक्रीज हो जाएगा।
फिर सेंटर पे आके एटॉमिक रेडियस हमारा इक्वल हो जाएगा और फिर हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। तो रीजन क्या है ऐसा होने, क्यों ऐसा हो रहा है? तो देखो पहले क्या होगा, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज इज मोर, जिसकी वजह से हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर सेंटर पे आते आते न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, अभी हम पढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एटॉमिक रेडियस ना ही बढ़ता है ना ही कम होता है, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है बेटा, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से साइज जो है वो बढ़ जाएगा। या फिर ये बोलो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना रिपल्शन होगा कि वो ऐसे बड़ा साइज कर लेंगे और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। चलो नाउ इसके बाद वही शील्डिंग इफेक्ट या फिर हम इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ये क्या करता है, देखो न्यूक्लियस हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, क्यों? क्योंकि देखो भाई न्यूक्लियस तो पूरा पॉजिटिव है, अब उसको चाहिए कि कहीं से उसको नेगेटिव चार्ज तो मिल जाए, ठीक है। अब एस और जो पी वाले सबशेल होते हैं, ठीक है, उनका शेप इस तरीके से होता है कि वो न्यूक्लियस को ऐसे कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर हम डी और एफ के बारे में बात करें तो वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से उनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इजीली अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं बाय द न्यूक्लियस। अब सोचो न्यूक्लियस ने डी ब्लॉक के पास 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अगर न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन एक साथ अट्रैक्ट कर लेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सडन डिक्रीमेंट हो जाएगा एटॉमिक रेडियस का, ठीक है, सडन डिक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पे एटॉमिक रेडियस का। उसी से ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है कि भाई भाग जाओ, है ना, इलेक्ट्रॉन के ये न्यूक्लियस के चंगुल से भाग जाओ, वरना न्यूक्लियस तुमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके साइज को छोटा कर देगा। तो ये काम होता है शील्डिंग इफेक्ट का, ये रिपेल करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो द शील्डिंग इफेक्ट आल्सो नोन एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज आल्सो नोन एज द शील्डिंग इफेक्ट। Describe how inner electrons of an atom reduce the attraction of force of the nucleus to the outer electron। ये जो न्यूक्लियस है, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, ये बचाते हैं, ये धक्का देते हैं आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स की, भाई भाग जाओ वरना तुम्हारा भी साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको रिपेल करते हैं, रिपेल करने की वजह से इनका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? So this effect occur because inner electron repel outer electron effectively, creating a shield that weakens the attractions between the nucleus and the valence electron, और इसकी वजह से साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एफ सबशेल है उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, उसके इलेक्ट्रॉन खुद को शील्ड नहीं कर पाते, बचा नहीं पाते, जिसकी वजह से दे हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब 14 इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के पास जाएंगे तो सडन में उनका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इनका एटॉमिक रेडियस बहुत ज्यादा कम हो जाता है ना। सो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन रेफर्स टू द स्टेडी डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस, है ना, इसका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ऑफ द लेंथेनाइड एलिमेंट्स कहां से स्टार्ट होता है, 58 से लेकर 71 तक। ऐसा ही आपको एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये क्यों होता है बेटा, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि एफ जो है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, इस वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ एन एटम डिक्रीज, राइट। नाउ नेक्स्ट है हमारा डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप में क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप का पहला एलिमेंट सेकंड ग्रुप के सेकंड एलिमेंट के साथ अपनी प्रॉपर्टी को रिजेंबल करता है। तो लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी से रिजेंबल करेगी, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन के साथ। बट ऐसा हो क्या क्यों रहा है, यस बट ऐसा हो क्यों रहा है, ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। इस वजह से हमको ये डायगोनल रिलेशनशिप देखने के लिए मिल जाता है। सो फाइनली हमने ये चैप्टर कर लिया है खत्म, क्विक रिवीजन इसका होता है खत्म, ठीक है। एंड लॉन्ग वीडियोस अगर आपको देखने हैं, पूरा प्रॉपर तरीके से आपको एक एक चीज डिटेल में पढ़नी है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप लेक्चर बाय लेक्चर भी इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। काफी सारी चीजें आई होप कि आपको जानने के लिए मिली होंगी। अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्विक रिवीजन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।